वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जब भी बात होती है हमें अक्सर जर्मनी, हिटलर, कंसंट्रेशन कैंप्स और न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं। लेकिन इसी वॉर के दौरान एशिया में एक ऐसा भी चैप्टर लिखा जा रहा था जो इतना डार्क था कि वॉर के बाद भी कई डिकेज तक उसके बारे में खुलकर बात नहीं हुई। एक सीक्रेट मिलिट्री यूनिट, एक फेक मेडिकल फैसिलिटी और एक साइंस के नाम पर वो काम जहां इंसानों को इंसान समझना ही बंद कर दिया गया था। ये कहानी है यूनिट 731 की और ये सिर्फ जापान या चाइना की हिस्ट्री नहीं है। ये एक वार्निंग है कि जब पावर, नेशनलिज्म और साइंस के साथ आते हैं लेकिन एथिक्स गायब हो जाते हैं तो सिविलाइजेशन कितनी डेंजरस बन सकती है। 1930 में जापान एक एग्रेसिव मिलिट्री पावर बन चुका था। उसी टाइम जापान के लीडर्स बिलीव करते थे कि अगर उन्हें वर्ल्ड पावर बनना है तो कंट्रोल चाहिए। 1931 में जापान में मंचूरिया पर कब्जा किया। मंचूरिया चाइना और नॉर्थ ईस्टर्न का रीजन था, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, रिसोर्स रिच और जापान के एम्पायर बिल्डिंग प्लान का मेजर पार्ट। जापान ने वहाँ एक पपेट स्टेट बनाया, मांचुकुओ। ऑफिशियली बोला गया कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है लेकिन रियलिटी में कंट्रोल जापान के पास था। इसी ऑक्यूपाइड टेरिटरी में हार्बिन के पास एक फैसिलिटी डेवलप हुई जो बाद में यूनिट 731 के नाम से इनफेमस हुई। अब कहानी में एंटर होता है एक नाम, शिरो इशी। शिरो इशी एक डॉक्टर था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, हाईली एजुकेटेड था और जापानीज मिलिट्री के अंदर उसकी रेपुटेशन एक एम्बिटियस, इंटेलिजेंट और परसुएसिव ऑफिसर की थी। उसका बिलीव सिंपल था, फ्यूचर वॉर्स सिर्फ बुलेट्स और बॉम्ब से नहीं जीते जाएंगे। फ्यूचर वॉर्स बीमारी, बायोलॉजी और इनविजिबल वेपन से जीते जाएंगे। इसी ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का आइडिया जापानीज मिलिट्री के सामने एग्रेसिवली पुश किया। उसने आर्ग्यू किया कि अगर एनिमीज बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर सकते हैं तो जापान को भी करना चाहिए और धीरे धीरे उसके आइडियाज को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। यहीं से यूनिट 731 की फाउंडेशन पड़ी। यूनिट 731 का ऑफिशियल नाम कुछ और था, एपिडेमिक प्रिवेंटेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। सुनने में लगता है कि जैसे ये पब्लिक हेल्थ के लिए बनाया गया हो, जैसे इसका काम सोल्जर्स को क्लीन वाटर देना, डिसीजेस प्रिवेंट करना और मेडिकल सेफ्टी इंश्योर करना हो। लेकिन ये नाम एक कवर था, अंदर रियलिटी कुछ और थी। ये फैसिलिटी बायोलॉजिकल वॉरफेयर रिसर्च, डिसीजेस टेस्टिंग और ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज होती थी। हार्बिन के पास पिंक फैन एरिया में इसका मेन कॉम्प्लेक्स था। ये कोई छोटी लैब नहीं थी, ये एक मैसिव मिलिट्री रिसर्च कॉम्प्लेक्स था जहां लैब्स, प्रिजन ब्लॉक्स, ऑफिसेज, लिविंग क्वार्टर्स, स्टोरेज रूम और सिक्योरिटी सिस्टम के साथ लगभग ये एक पूरा शहर था। एक पूरा सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड मशीन और इस मशीन को चलाने के लिए फ्यूल बने ह्यूमन बींग्स। यूनिट 731 में प्रिजनर्स को नाम से नहीं बुलाया जाता था, उन्हें कोड वर्ड दिया गया, माडुटा। माडुटा का मतलब होता है लॉक्स यानी लकड़ी के टुकड़े। ये वर्ड एक्सीडेंटली चूज नहीं हुआ था, इसका साइकोलॉजिकल पर्पस था। जब आप किसी इंसान को नाम से बुलाना बंद कर देते हो, जब आप उस इंसान को नाम से नहीं बल्कि किसी चीज से बुलाते हो तो उसके साथ आसपास के लोग और सिस्टम गलत व्यवहार करना शुरू कर देती है और ये उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। प्रिजनर्स में चाइनीज सिविलियंस, रेजिस्टेंस मेंबर्स, रशियंस, कोरियंस और कुछ अलाइड प्रिजनर्स भी शामिल थे। कई लोग बिना ट्रायल के लिए जाते थे, उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनका क्राइम क्या है, फिर भी उन लोगों को जबरदस्ती अपने एक्सपेरिमेंट के लिए शामिल किया जाता था। उनकी आइडेंटिटी इरेज कर दी जाती थी, उनकी आवाज सिस्टम के अंदर दबा दी जाती थी और फिर उन्हें रिसर्च मटेरियल बना दिया जाता था। यूनिट 731 का गोल सिर्फ मेडिकल रिसर्च नहीं था, उनका मेजर फोकस था बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप करना, डिसीजेस को वेपन के फॉर्म में यूज करना, बैटलफील्ड और सिविलियन पॉपुलेशन पर उनका इफेक्ट समझना और सोल्जर्स को एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करना। ये सब सुनने में मिलिट्री साइंस लग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस रिसर्च का बेस कंसेंट, एथिक्स या ह्यूमैनिटी पर नहीं था, ये फोर्सफुली ह्यूमन सफरिंग पर बेस्ड था। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स वही लोग जिनका काम होता है किसी इंसान का जान बचाना, लेकिन यहाँ मेडिसिन का पर्पस उल्टा हो गया था। हीलिंग की जगह हार्म, केयर की जगह कंट्रोल और साइंस की जगह ब्रूटैलिटी। यूनिट 731 में एक्सपेरिमेंट्स के डिफरेंट कैटेगरीज थे। मेन ग्राफिक डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पर्पस शॉक वैल्यू क्रिएट करना नहीं है, पर्पस समझना है। वहाँ इन्फेक्टियस डिसीजेस पर रिसर्च होती थी ताकि कैसे इंसानों को वायरस के जरिए इन्फेक्ट किया जा सके। ह्यूमन बॉडी को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया जाता था, जैसे ठंडी जगहों में वेपन्स और बायोलॉजिकल एजेंट के इफेक्ट ऑब्जर्व किए जाते थे और डिसीजेस ट्रांसमिशन और कंटामिनेशन मेथड्स टेस्ट किए जाते थे। ये सब फोर्सफुली होता था, कोई कंसेंट नहीं, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं, कोई मेडिकल एथिक्स नहीं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ये रैंडम वायलेंस नहीं था, ये ऑर्गेनाइज्ड, डॉक्यूमेंटेड, फंडेड और स्टेट सपोर्टेड ऑपरेशन था। यानी ये किसी एक मैड साइंटिस्ट की स्टोरी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की स्टोरी है। हिस्ट्री में जब हम
एट्रोसिटीज देखते हैं हम अक्सर एक विलन ढूंढते हैं। यहाँ विलन सिर्फ एक पर्सन नहीं था, हाँ जीरो इसी सेंट्रल फिगर था। लेकिन यूनिट 731 पॉसिबल तब बनी जब मिलिट्री, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और पॉलिटिकल पावर्स ने एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। इसलिए यूनिट 731 हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताती है। एविल हमेशा क्योटिक नहीं होते, कभी कभी एविल पेपर वर्क के साथ आते हैं, यूनिफॉर्म के साथ आते हैं, ऑफिशियल सील्स के साथ आते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो एजुकेटेड थे, डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन एजुकेशन अलोन मोरालिटी गारंटी नहीं करती। अगर सिस्टम इंसानियत को रिमूव करते तो इंटेलिजेंट लोग भी डेंजरस काम जस्टिफाई कर सकती है। एक बड़ा सवाल ये है, इतने सारे लोगों ने अपोज क्यों नहीं किया? इसका आंसर सिंपल नहीं है। कुछ लोग डर के कारण चुप थे, कुछ लोग एम्बिशन के कारण इन्वॉल्व हो गए और कुछ लोग हकीकत में बिलीव करते थे कि वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोग डीह्यूमनाइजेशन के प्रोसेस का हिस्सा बन चुके थे। वॉर टाइम में प्रोपोगेंडा पावरफुल होता है। एमिनी को ह्यूमन नहीं देखा जाता, उसे थ्रेट, डिसीज, इंफीरियर या ऑब्स्टेकल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। और जब एक सोसाइटी बार बार ये सुनने लगती है कि कुछ लोग लेस ह्यूमन है तो वायलेंस को जस्टिफाई करना और आसान हो जाता है। यूनिट 731 का कोर लेसन ये है, एट्रोसिटीज टैब स्टार्ट होती है जब लैंग्वेज चेंज होती है, जब पीपल को सब्जेक्ट बोला जाता है, जब विक्टिम्स को मटेरियल बोला जाता है, जब किलिंग को रिसर्च बोला जाता है। यूनिट 731 सिर्फ एक क्लोज्ड लैब तक लिमिटेड नहीं थी ऑक्यूपाइड चाइना के सिविलियंस पर इसका डीप इम्पैक्ट पड़ा। बायोलॉजिकल वॉरफेयर के एक्सपेरिमेंट और फील्ड टेस्ट के एलिगेशंस आए। इसमें डिसीजेस आउटब्रेक्स, कंटेमिनेटेड एरियाज और सिविलियन सफरिंग से रिलेटेड हिस्टोरिकल अकाउंट्स मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना, सिर्फ सोल्जर्स पर नहीं होता है, सिविलियंस, फैमिलीज, फार्मर्स, चिल्ड्रंस, एल्डर पीपल्स सब इसका पार्ट बन जाते हैं। जब बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे टूल्स होते हैं तो बैटलफील्ड और होम के बीच का डिफरेंस ब्लड हो जाता है, वॉर इनविजिबल हो जाता है और इनविजिबल वॉर का सबसे बड़ा विक्टिम आम इंसान होता है। 1945 में वॉर का डायरेक्शन बदल चुका था, जर्मनी डिफीट हो चुका था, पैसिफिक में जापान हेविली प्रेशर्ड था, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान सरेंडर करता है। जैसे ही डिफीट क्लियर होने लगती है, यूनिट 731 के लोगों ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड्स जलाए गए, फैसिलिटीज डैमेज की गई, विटनेसेस को साइलेंस करने की कोशिश की गई और ऑपरेशन को इरेज करने की अटेम्प्ट हुई। ये कवर अप इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो कुछ वहाँ हुआ था वो सिर्फ मिलिट्री सीक्रेट नहीं था, वो वॉर क्राइम था। और अगर सारी सच्चाई इमीडिएटली सामने आती तो अकाउंटेबिलिटी डिमांड होती। वॉर के बाद वर्ल्ड एक नए फेज में एंटर कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ लेकिन कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच टेंशन बढ़ रहा था। साइंस, वेपन्स, इंटेलिजेंस सब स्ट्रेटेजिक एसेट्स बन गए। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनिट 731 का डाटा वैल्यूएबल माना गया। कुछ की मेंबर्स को प्रोसिक्यूशन से बचाया गया इन एक्सचेंज ऑफ रिसर्च इंफॉर्मेशन। ये हिस्ट्री का एक डीपली कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। एक साइड पर आर्गुमेंट था डाटा वैल्यूएबल है, इससे फ्यूचर बायोलॉजिकल वॉरफेयर समझने में हेल्प मिलेगी। दूसरे साइड पर मोरल क्वेश्चन था, अगर डाटा ह्यूमन सफरिंग से आया है तो क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या जस्टिस को इंटेलिजेंस के लिए सैक्रिफाइस करना राइट है? ये क्वेश्चन आज भी अनकंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल की बात है, यहाँ उन लोगों की बात है जिस पे अत्याचार हुए। क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन अनएथिकल सोर्सेस आए तो क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या विक्टिम्स के लिए जस्टिस डाटा से कम इम्पोर्टेंट थी? यूनिट 731 का आफ्टरमैथ इसी मॉडल पर कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल बन गया। अब सोच रहे होंगे, अगर यूनिट 731 इतना हॉरिफिक था तो स्कूल बुक्स में इसके बारे में ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसके कुछ रीजंस हैं। पहला, एविडेंस का डिस्ट्रक्शन। यूनिट के मेंबर्स ने रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। दूसरा, पोस्ट वॉर पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर के दौरान स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ने अकाउंटेबिलिटी को कॉम्प्लिकेट कर दिया। तीसरा, हिस्टोरिकल मेमोरी। डिफरेंट कंट्रीज अपनी वॉर हिस्ट्री को अपने तरीके से याद करते हैं। कहीं सेम के कारण साइलेंस हो जाती है, कहीं पॉलिटिक्स के कारण डैनियल होते हैं और कहीं विक्टिम्स के वॉइसेस को इनफ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन साइलेंस का मतलब एब्सेंस नहीं होता। जब हिस्ट्री अनकंफर्टेबल होती है तब उसे याद रखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। यूनिट 731 का सबसे बड़ा लेसन साइंस के बारे में है। साइंस इटसेल्फ एविल नहीं होता। साइंस वैक्सीन्स बना सकता है, डिसीजेस क्योर
रिस्टोर कर सकता है, लाइफ सेव कर सकता है, ह्यूमन नॉलेज को एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन साइंस जब पावर के कंट्रोल में आ जाती है, जब एथिक्स को ऑब्स्टेकल माना जाता है, जब ह्यूमन कंसेंट को इग्नोर किया जाता है, तो वही साइंस डेंजर बन जाती है। यूनिट 731 हमें बताती है कि नॉलेज के लिए लिमिट्स होनी चाहिए, रिसर्च के लिए कंसेंट जरूरी है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिस्कवरी नहीं, ह्यूमैनिटी भी है। अगर रिजल्ट इंप्रेसिव हो लेकिन प्रोसेस इमोरल हो तो वो प्रोग्रेस नहीं है, वो फेलियर है। आज हम एक नए साइंटिफिक एज में लिव कर रहे हैं। एआई डेवलप हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवांस हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी पावरफुल हो रही है, सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो रहा है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी स्मार्टर हो रहा है। और इसीलिए यूनिट 731 रिलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, क्वेश्चन है किसके कंट्रोल में है, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, क्या अफेक्टेड पीपल की कंसेंट है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, और क्या हम इंसान को डेटा पॉइंट बना रहे हैं। यूनिट 731 एक हिस्टोरिकल वार्निंग है कि जब ह्यूमन डिग्निटी रिमूव होती है तो एडवांस सिस्टम भी बार्बरिक बन सकते हैं। इस स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट पीपल वो हैं जिनके नाम अक्सर रिकॉर्ड में नहीं मिलते, विक्टिम्स। उनका नाम नहीं, उनका कंप्लीट बायोग्राफी नहीं, उनका फाइनल मैसेज नहीं, बस फ्रेगमेंट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेमलेस नंबर्स थे। वो किसी के पेरेंट्स थे, किसी के चिल्ड्रन थे, किसी के फ्रेंड्स थे, किसी के नेबर्स थे। हिस्ट्री का नाम सिर्फ पावरफुल लोगों के नाम याद रखना नहीं होता, हिस्ट्री का नाम उन लोगों को भी याद रखना होता है जिन्हें पावर ने इरेज करने की कोशिश की। यूनिट 731 की स्टोरी बताते वक्त हमें शॉक वैल्यू से ज्यादा डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि विक्टिम्स एंटरटेनमेंट का मटेरियल नहीं है, उनकी मेमोरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिट 731 की कहानी एक सिंपल विलन स्टोरी नहीं है, ये एक सिस्टम की स्टोरी है, एक आइडियोलॉजी की स्टोरी है, एक एम्पायर की स्टोरी है, एक साइंटिफिक फेलियर की स्टोरी है, और सबसे बढ़कर मोरालिटी के कोलैप्स की स्टोरी है। इस कहानी का सबसे स्केरी पार्ट ये नहीं कि कुछ क्रूल लोग एग्जिस्ट करते हैं, सबसे स्केरी पार्ट ये है कि इंस्टीट्यूशंस, यूनिफॉर्म्स, डिग्रीज और ऑफिशियल लैंग्वेज के थ्रू इतना ज्यादा निर्दयी काम को नॉर्मल बनाया गया। और जब क्रूरल्टी नॉर्मल हो जाती है तो ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्म का हिस्सा बन सकते हैं। इसीलिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज वी वांट टू लिव इन द पास्ट बट बिकॉज द पास्ट टेल्स अस व्हाट ह्यूमन आर कैपेबल ऑफ, गुड एंड बैड बोथ। यूनिट 731 को याद रखना अनकंफर्टेबल है, लेकिन कुछ हिस्ट्रीज कंफर्टेबल होने के लिए नहीं होती, वो वार्निंग बनने के लिए होती है। आज जब हम साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमें ये भी पूछना चाहिए प्रोग्रेस किसके लिए, किस कॉस्ट पर और किस अकाउंटेबिलिटी के साथ। क्योंकि साइंस तभी मीनिंगफुल है जब वो इंसानियत के साथ हो, वरना नॉलेज भी वेपन बन सकती है। ये थी यूनिट 731 की कहानी, एक ऐसा चैप्टर जो हमें याद दिलाता है इंसानियत को कभी भी रिसर्च, वॉर, नेशनलिज्म या पावर के नाम पर सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। अगर आपको ऐसी डीप हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या आप चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 2 के किसी और हिडन चैप्टर को कवर करें। मैं मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में।